हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन हम सेट बी कर रहे थे फर्स्ट, इसका 7 तक निपट गए थे हमारे। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है किसी एक गैल्वेनिक सेल को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल जिससे ऊर्जा हमें प्राप्त हो। याद रखिएगा, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल जिसमें ऊर्जा दी जाए और रासायनिक अभिक्रियाएं हों। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। और गैल्वेनिक सेल में होता है इसका उल्टा, अंदर रिएक्शंस होंगी और रिएक्शन होने पर ऊर्जा बाहर को प्राप्त होगी। इसलिए इन सेल को जब भी बनाते हैं 2 पात्र लिए जाते हैं। एक पात्र में हमेशा करवा रहे होंगे ऑक्सीडेशन और दूसरे पात्र में ऑटोमेटिकली हो रहा होगा रिडक्शन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर वोल्टमीटर में दिखाया जाएगा। चलते, एक गैल्वेनिक सेल बनाना है। गैल्वेनिक सेल हेडिंग है डेनियल सेल। एक गैल्वेनिक सेल होता है, लैग्रांजी सेल, एक डेनियल सेल होता है। एक गैल्वेनिक सेल है। इस सेल को बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ को, देखिए धातु कोई सी भी ले सकते हो और उसी का लवण लेना पड़ेगा। अब जैसे हमने मान लो ये वाली जो छड़ है ये हमने ले ली जिंक धातु की, यहाँ लिख देते हैं जिंक की। तो जो विलयन लिया गया है वो होना चाहिए जिंक सल्फेट का। इस तरीके कॉपर धातु की छड़ को, ये कॉपर के ले ली, तो विलयन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। डुबोते हैं इन दोनों छड़ों को एक तार के द्वारा, ये देखो ये तार लगा दिया, द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, जिसमें क्या लगा होता है? गैल्वेनीमीटर, जैसे वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। और दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज, एक ही साल्ट ब्रिज होता है, इससे आपस में जोड़ देते हैं। अब ये इसलिए करते हैं ताकि अगर आयनों की सांद्रता कहीं पर कम हो रही होगी नेगेटिव की, तो ये नेगेटिव की तरफ कुछ पहुंचा दे, पॉजिटिव की कम हो रही होगी दूर। इससे फायदा ये होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहता है जब तक रिएक्शन समाप्त नहीं हो जाती है। अब इसमें रिएक्शन क्या हो रही है? तो हमेशा याद रखना एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है गैल्वेनिक सेल में और विद्युत अपघटनी सेल दोनों में। बस इसका जो आवेश होता है वो बदल जाता है। अब क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा, और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और कंप्लीट रिएक्शन ये हो गई। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिंक अगर कोई ठोस है और धातु है तो उसके ब्रैकेट में एस लगा देंगे, और अगर कोई आयन अवस्था में है तो उसके ब्रैकेट में ए क्यू लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ए क्यू और यहाँ पर भी एस। ये हो गया है। अब क्या मांग रहा था आपसे? वो ये तो कह रहा था किसी एक गैल्वेनिक सेल को ध्यान देकर समझाइए। तो देखिए गैल्वेनिक सेल हो गया, ये चित्र बना देना अभी बोर्ड में, ये रिएक्शन लिख देना, ये कंप्लीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये सेल अभिक्रिया कहलाती है। सेल अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाओं को यानी अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने के बाद निकाली जाती है। अच्छा, इसमें हम लोग ने क्या करा, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इसका रिडक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? सीधे संचायक सेल की क्रियाविधि लिखिएगा। देखिए द्वितीयक सेल हो या कोई सा सेल हो, प्राथमिक हो, गैल्वेनिक सेल के अंदर की आती है। अब वो क्या है? वो यहाँ से देखिएगा, द्वितीयक सेल ऐसे सेल जिनके डिस्चार्ज होने पर विपरीत दिशा में धारा देकर पुनः चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ये आपके घरों में भी होते हैं, आपके मोबाइल्स में जो बैटरियां होती हैं वो भी यही होती हैं, द्वितीयक सेल्स। आप ये समझ लो देसी भाषा में जितने भी रिचार्ज करने वाले सेल्स हैं, जिनको सेल को एक बार यूज करा फिर रिचार्ज कर लिया फिर यूज करा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक सेल कहलाएंगे। तो एक तो सीधा संचायक सेल होता है, ये आपके घरों में जो बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर बैटरी, वो। और दूसरा होता है लिथियम आयन बैटरी। और भी होते हैं लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादातर इस्तेमाल मोबाइल्स वगैरह में किया जा रहा है। और आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जो कारें बैटरी वाली आ रही हैं ना, या स्कूटर आ रहे हैं, उनके अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है। इसकी अपेक्षा बहुत अच्छी बैटरी है ये। इसकी दक्षता अधिक होती है सीधे संचायक सेल की अपेक्षा। अब इसमें मांगा क्या है हमसे? ये कह रहा है हमसे सीधे संचायक सेल की क्रियाविधि लिखिएगा। तो देखिए सीधे संचायक सेल हमारे पास कौन सा होता है? ये होता है सीधे संचायक सेल। आपके घरों में जो बैटरी होती है वो, इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है, घरों में भी किया जा सकता है। 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। अगर आपने इसके ऊपर का जो कवरिंग होती है अगर उसे हटा के देखेंगे तो आपको अंदर 6 सेल मिलेंगे श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक के बाद ऐसे तरीके, 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, लगे हुए होते हैं। प्रत्येक सेल में एनोड नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि गैल्वेनिक सेल है। पीवी का यानी लेड का बना होता है। कैथोड जो होता है वो
पॉजिटिव होता है वो PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड का बना होता है, और H2SO4 का 38% विलयन यानी सांद्रता उसकी 38% होगी, बाकी शेष पानी होगा उसमें, तो अपघट्य का कार्य करता है। इसके बिना तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अब रिएक्शन आयनोड पर कौन सी हो रही है? Pb, वही सॉलिड है। जैसे आपने बैटरी लगाई और कोई भी चीज़ घर की स्टार्ट करी, यानी जैसे पंखा है, बल्ब है, किसी को ऑन करा, तभी रिएक्शन शुरू हो जाती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने लगता है, Pb। अच्छा होता क्या, पहले ये देख लीजिएगा कि जो H2SO4 पड़ा होता है वो आयनों में टूटता है। 2 H2SO4 4 H आयन देगा प्लस 2 सल्फेट आयन देगा, ये आयनों में होगा क्योंकि विद्युत अपघट्य है, जो आयनों में टूट जाए आयनों में टूटा हुआ होता है। अब रिएक्शन शुरू होगी, लेड आयन बनाएगा, जैसे लेड आयन बनाएगा एक्वस होगा, ये तो मान लीजिए आपको हर जगह एक्वस लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो जैसे लेड आयन होगा वो सल्फेट आयन के साथ में एक सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लेगा। इसी तरीके से जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरी आपके जो भी चीज़ चला रहे होगा उसके परिवर्तन होता है वो तो दूसरी तरफ पहुंचेगा, तो लेड डाइऑक्साइड जो होगा वो H आयन और इलेक्ट्रॉन को लेकर अपचेत हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 4 होती है, तो बराबर में जाएगा तो 2 प्लस का यानी कि घट गई, ऑक्सीडेशन घटी नंबर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और ऊपर वाले में कौन सा हो रहा था, ऑक्सीडेशन। सही है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर 2 प्लस बना लिया और H2 बना लिया, और दोबारा क्या होता है, जैसे ही वो लेड आयन बनता है वो बाकी के दो सल्फेट थे ना, एक सल्फेट ने यहाँ रिएक्शन करी, एक सल्फेट बचा उसने रिएक्शन करी और लेड सल्फेट बना लिया। ये क्रिया लगातार होती रहेगी और आपके घर के पंखे हैं, बल्ब है वगैरह सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जब दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 की अच्छी मात्रा इकट्ठी हो जाती है तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर हम इसे दोबारा से क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। अब अगला सवाल है आपके पास में, क्या दे रखा है, देखो ये बड़ा भयंकर सवाल दिखता है लेकिन है बिल्कुल हलवा सवाल। आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, बस वैल्यू बदल गई है। 298, देखो एक तो यहाँ ताप दे दिया उसने, फिर आगे सांद्रता दे दी KCl विलयन की, फिर इसका प्रतिरोध इतना है। ये काम की काम बात चीज़ ये है काम की हमारी, 1 2 के बाद ये, फिर ये काम में नहीं आ रही है, फिर ये काम में नहीं आ रहा है, फिर ये है। बस ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा देख के करना बच्चों, ये बात याद रखना कि जब भी 50 तरीके की वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, कि सर सेल स्थिरांक पूछ रहा है। अब देखिए सेल स्थिरांक अगर पूछ रहा है तो सेल स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो G स्टार बराबर कापा गुणा R है। अब R मतलब आप फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, प्रतिरोध होता है, मात्रा क्या होगा, ओम। तो देखिएगा ये हमें मिल गया पहले, कापा चालकता है, और चालकता कितनी दे रखी है, इतनी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने जो सूत्र हैं उन्हें लिख लें एक पेज पर, और उनके साथ में उनके नाम वो क्या क्या चीज़ों से पुकारे जाते हैं। जैसे R है तो प्रतिरोध है, कापा है कि चालकता है वो, और साथ में तीसरी चीज़ मात्रक। सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैंने R को लिया, R लिखा, बराबर में किस क्या चीज़ है, ये प्रतिरोध, क्या मात्रक होता है, ओम। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर सवाल में हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिख दिया प्रतिरोध, इससे पहचान जाओगे R है, ओम आ गया बना हुआ तो इससे पहचान जाओगे R। सब जितने भी सूत्र, वैसे सूत्र केमिस्ट्री में है भी कम, जितने भी सूत्र है उनकी ऐसी सारणी बना लो, पहले प्रतीक वो जो भी है, फिर उसका नाम हिंदी में, फिर उसके सामने उसका मात्रा। फायदा ये मिलेगा कि आपको सवाल के अंदर जब वो चीज़ दे रखी होगी तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब कैसे करते हैं देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वही आंसर नंबर, ये स्पष्ट रूप से लिखिएगा आंसर आप लोग, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी देखता है और आपने यहाँ पे ऐसे क्यूब कुछ बच्चे बना देते हैं ऐसे छोटा सा करके ऐसा करके, ये बहुत गलत तरीका है। क्लियर सामने स्पष्ट रूप से लिखिए, कॉपी बहुत बड़ी है आपके पास में, लिखने को बहुत कम है, केमिस्ट्री में कोई इतनी ज़्यादा कॉपी नहीं भरी जाती है। क्या है सवाल आपके पास में, ये है क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्यूशन। सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल आपके पास में, हमने क्या देखा था, R का मान पहले तो दिया है, R बराबर कितना दे रखा है, 1500 ओम। अब ऐसे लिख लो, ये लगा दो। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, ये है काबा का मान, काबा का मान कितना, 0.146 गुणा 10 की घात -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मान क्या रहा है, G स्टार बराबर क्या, सही है। अब सूत्र क्या है हमारे पास, G स्टार बराबर कापा गुणा
आर। कापा का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.146 गुणा 10 की घात -3 गुणा आर का मान कितना है 1500। गुणा कर लीजिए, 15 छक्का 90 का 0 हासिल लगे 9, 15 चौका 60 और 9 69 के 9 हासिल 6, 15 का 15 और 6 21। 2 0 है तो 2 0 लगा दिए। अब दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दिए, गुणा 10 की घात -3 ऐसे कैसी हो जाएगा। तो जी स्टार का मान क्या आ गया 219 219 गुणा 10 की घात -3 और सेंटीमीटर इनवर्स। लीजिए, इतना आसान सा सवाल था। कितने नंबर में, 2 नंबर में। बच्चा देख के घबरा जाएगा इतनी सारी वीडियो। तो जो मैंने तरीका बताया वो याद रखिएगा। एक तो या तो ये कर लीजिए, और या अभी भी सवाल में देखें मांग क्या रहा है, जो मांग रहा है उस आधार पर पहले सूत्र लिखिए। सूत्र में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बस वही चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। और ना इसकी ज़रूरत पड़ी, देखो ना इसकी ज़रूरत पड़ी, सांद्रता और ताप की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास में, क्या कह रहा है, हाँ इम्पोर्टेंट सवाल है आपके पास में ये वाला, नीचे वाला लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। सांद्रता दे रखी है एक तो ये बहुत बड़ी सारी, एसिटिक अम्ल की चालकता। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा इनफिनाइट m का मान इतना दे रखा हुआ है, ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। चलिए करते हैं। क्या है सवाल, यस सबसे पहले सी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। वो मिस प्रिंटिंग हो गई है, लीटर नहीं लिखा है। चालकता दे रखी है, कापा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 4.95 गुणा 10 की घात -5 सीमेंस और आगे मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स। चेक कर लीजिएगा, मीटर भी हो जाता है कभी कभी यहाँ पर। अब एसिटिक अम्ल के लिए कितना दे रखा है, लैम्डा m का मान आप इसे लैम्डा इनफिनाइट नॉट भी लगा सकते हो, इनफिनाइट भी लगा सकते हो। m का मान कितना दे रखा है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। अब क्या पूछ रहा है, वियोजन स्थिरांक। डायरेक्ट उन्होंने लास्ट चीज पूछ ली कि बराबर क्या, निकलेगा ही नहीं जब तक हमें क्या नहीं पता होगा अल्फा, और अल्फा नहीं निकलेगा जब तक हमें नहीं पता होगा लैम्डा m बराबर क्या। तीनों चीजें जरूरत पड़ेगी। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देखिए 3 सूत्र होते हैं एक साथ में, समझ लीजिए पहले वो सूत्रों को तभी पता चलेगा। सूत्र होता है कि a बराबर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब अल्फा भी चाहिए, तो अल्फा बराबर होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफिनाइट m। अब इसमें आपके पास क्या दे रखा है, इसमें लैम्डा इनफिनाइट m दे रखा है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है कापा बराबर 1000 लैम्डा m बराबर 1000 गुणा कापा बटे c। तो देखा आपने, मांगा ये है उसने, बिना इसके निकलेगा नहीं, ये निकालोगे तो ये बिना इसके नहीं निकलेगा, इसे निकालने के लिए कापा दे रखा है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा, इसमें सूत्र लगाएंगे लैम्डा m 1000 गुणा कापा बटे c। सही। अब 1000 तो ये लिख दिए, कापा का मान देखो ये लिखा हुआ है 4.95 गुणा 10 की घात -5 बटे c का मान दे रखा है ऊपर 0.001028। सही। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसे। अगर हम इसे हटाना चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखो
495 बचते हैं। नीचे हमने करा 10 28। अब बाकी सारी चीज़ें गुणा में ले चलते हैं। 10 की घात -5 है, 2 दशमलव और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात ऐसे भी गुणा दीजिए 3। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है, तो अगर ये हमने 6 के बाद दशमलव ऊपर ले गए तो 10 की घात किसमें हो जाएगा 6। सही। अब हमने सिर्फ इसकी भाग रह जाएगी और इसकी भाग जो होगी वो हमारी कितनी आ रही होगी, हमारी भाग आ रही होगी 0.4815। और इसमें कितना हो रहा होगा, अब 6 3 9 में 7 गए, बचेगा 10 की घात कितने बचेंगे, 9 में 7 गए 2 बचेंगे। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लैम्डा m बराबर 48.15 मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही होगा। चलिए पहला काम हमने ये निपटा लिया। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफिनाइट m। लैम्डा कितना है हमारे पास में, देखते हैं। लैम्डा m अभी निकाला है 48.15 और लैम्डा इनफिनाइट m का मान दे रखा है 390.5। एक जीरो और बढ़ा दो दशमलव दोनों के बाद हो जाएगा, दशमलव से दशमलव काट दिया तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, तो ऊपर वाले को गुणा कर दो, भाग कर दो 5 से, तो 5 नहीं हो जाएगा 45, 5 चक्का हो जाएगा 30 और 5 तियाँ 15, 3 बचेंगे 5 का, सही है। नीचे वाला भी काट दो, नीचे वाला कटेगा तो क्या, 5 7 35, 5 8 40, 5 एकम 5 हो 0, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर ऊपर बचा 963 और नीचे बचा 7810 और इसकी भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 0.1233। देखिएगा भाग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे भाग करवाऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में कोई सहारा नहीं होता है भाग करने के लिए, खुद को करनी पड़ेगी। ये निकल गया। अब क्या निकालना है, के का मान निकालना है। के का मान निकाल लीजिए कि ए बराबर क्या होगा, देखो सूत्र क्या बताया था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी का मान तो बहुत बड़ा ही है 0.00128 गुणा अल्फा स्क्वायर 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 0.1233 गुणा 0.1233 बटे 1 माइनस 0.1233। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही रहेगी और करना क्या। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि इनमें से दशमलव नीचे वाला भाग कर लीजिए और भाग कर लेते हैं, ऊपर क्या बचेगा 0.00128 गुणा इन दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए, कर लेना। इसका आंसर आएगा आपका 0.0152 बटे, जब इसे घटाओगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 0.8767। सही है। अब अभी तो ये काम करना है हमें। अब उसके बाद क्या है, जब इसकी कैलकुलेशन वगैरह सब करोगे तो आखिर में आंसर आपका आ जाएगा, कर लीजिएगा अपने आप, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी हलबेल नहीं है। आंसर आ जाएगा 1.78 गुणा 10 की घात -5। सही है। उसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इनकी कैलकुलेशन की। इससे ये होगा कि जो बच्चे केवल सवालों को समझने के लिए कर रहे हैं किस तरीके से होंगे उनके लिए हो जाएगी, और वो आप लोग कैलकुलेशन के हिसाब से मांगेंगे तो अलग से मैं बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। सही। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, 11वां नंबर का कंप्लीट हो गया। अब है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की, शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। सही। अगला क्वेश्चन है आपके पास में अभिक्रिया की कोटि। देखिए भाई, कोटि ये इससे पहले भी आया था, पिछले वाले सेट में आया था। अभिक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर। डेफिनेशन वही है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में सांद्रता पदों की घात या घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लो एक अभिक्रिया A + B है,
प्रोडक्ट बना रही है, इसके m मोल है, इसके n मोल है, तो सांद्रता कैसे लिखते हैं? मोलर सांद्रता। किसी भी जो तत्व होता है या कोई अणु होगा उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे बड़ी वाली, और जो भी मोलों की संख्या होती है घात पे लगा देंगे। तो वेग इस तरह dx/dt बराबर वेग बराबर k, a की सांद्रता की घात m और b की सांद्रता की घात n। क्या कह रहे हैं? घात या घातों का योग। तो घात क्या है? m प्लस n, तो कोटि क्या हो जाएगी? m प्लस n। सही है। अब दूसरी चीज क्या मांग रहा है आपसे? दूसरी चीज आपसे मांग रहा है क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये भी आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न में, मात्रक या तो शून्य कोटि या प्रथम कोटि की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, प्रथम कोटि का मांगा था। अब ये अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मिलाया जाए और बिना प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की सांद्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए हाइड्रोजन क्लोरीन की, अभिक्रिया होगी नहीं। लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति डाल दी जाए तो अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ इसका? ना तो वो इस पर निर्भर कर रही है, ना इस पर निर्भर कर रही है, वो निर्भर कर रही है प्रकाश पर। इसीलिए साफ कह रहा है वह अभिक्रिया जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने H2 की सांद्रता की घात 0 कर दिया, क्लोरीन की सांद्रता की घात 0 कर दिया, तो घात तो 0 है, तो कोटि भी क्या हो जाएगी? 0। अब कौन सी मांग रहे हैं? प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि की नहीं क्या करते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मात्रक सेकंड इनवर्स पिछले साल आया हुआ है बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। ये है, देखिएगा एक रिएक्शन ये है, और इस रिएक्शन को लिखने का पर्पस सिर्फ इतना था मेरा, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं, क्योंकि हमने इससे पिछले वाले सेट में करा था कोटि को केवल समीकरण को देखकर हम बता नहीं पाएंगे, कोटि हमेशा प्रयोगों के आधार पर ज्ञात होती है। तो अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, ध्यान से समझना, ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, फिर H2O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन बराबर में H2O प्लस O2। क्या हुआ मेरे मतलब? कुछ नहीं हुआ बेटा जी, इसमें दो चीजें हुई हैं। ये अभिक्रिया जो हुई है वो मंद है, मतलब स्लो, और ये अभिक्रिया जो हुई है वो हुई है तीव्र। अब इस चैप्टर यानी जो केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा होगा उसकी स्टार्टिंग ही इस बात को कह रही है हमसे कि जो रसायन बलगतिकी है उसके अंदर अभिक्रिया की दर जो है वो केवल मंद अभिक्रियाओं की ही ज्ञात की जाती है। तीव्र अभिक्रियाएं जो कि सेकंडों में पलों में हो जाएं, उनकी अभिक्रिया की दर ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए आपने जब इसे देखा 2 स्टेप में हो रही है तो केवल मंद अभिक्रिया को नजर डालें। क्या हो रहा है? एक ही पद है ना, एक ही अणु है, भाग ले रहा है। अगर ये अभिक्रिया ऊपर वाली ना होगी तो क्या नीचे वाली हो जाएगी? नहीं होगी, जब तक नवजात ना निकलेगी। तो अभिक्रिया केवल किस पर निर्भर कर रही है? एक अभिकारक पर। दूसरा तो जब तक बैठा रहेगा जब तक नवजात ना आ जाए। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। अब कभी कभी ये विकल्प में क्वेश्चन आ जाता है कि ये अभिक्रिया की कोटि है, बच्चा ने देखा यहाँ पर 2, फटाक से उन्होंने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में लगाई है, गलत कर लिया उसने आंसर। तो ऐसी अभिक्रियाएं हुई, या फिर इससे पहले देखिए शून्य कोटि के में भी ये सवाल भी आया हुआ है, प्रकाश नहीं देगा, कोई ये वाली रिएक्शन है और कह देगा आपको इसकी कोटि बताइए, बच्चा देखेगा 1 और 2, बोले द्वितीय कोटि की लगा दो, जबकि ये कौन सी कोटि की हो गई? शून्य, क्योंकि प्रकाश पर निर्भर कर रही है। वो जानबूझ के प्रकाश तो देगा ही ना आप लोगों को, याद रखिएगा ये बात। और दूसरा ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों पेपर में कई बार आई हुई हैं ये वाली चीजें। सही है। अच्छा, एग्जाम्पल इसका ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दाब के पदों में उल्लेख कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दाब के पदों में उल्लेख करना है, तो इसके लिए करना पड़ेगा सिंपल सा काम है,